नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में ओमारशीट घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ, एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसके बाद राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं में काफी आक्रोश है। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष आलोक राज जी से काफी सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब मांग रहे हैं। लेकिन एक कहावत जो चलती है कि दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी जाए तो तब क्या होगा, तब तांडव मचेगा। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में ओमारशीट घोटाले में जो तांडव मचा, लेकिन दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी जाए, ये बात क्यों कह रहा हूं मैं बताऊंगा। जब खेत को बाढ़ ही खा जाए तो खेत की रखवाली क्या होगी। यह बात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में नहीं, यह बात राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में भी, आरपीएससी में भी फिट बैठती है। लेकिन उस समय बेरोजगार नेता काफी चुप थे। जो अब ओमार घोटाले पर हाय तौबा कर रहे हैं ना, वो एसआई भर्ती और आरपीएससी की दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपी गई थी, उस मामले पर वो चुप और मौन है। क्यों नहीं बोलते, क्यों एपिसोड नहीं चलाते, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन यह घोटाला कितने लाखों करोड़ का है और इसका पर्दाफाश कैसे हुआ, किसकी मुख्य भूमिका है, कितना पुराना और वर्तमान की 4th ग्रेड पटवारी, वीडियो, जूनियर अकाउंटेंट, तमाम भर्तियों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कई महत्वपूर्ण सवाल है। क्या चोर इतना ईमानदार कि 2018 की भर्तियों में ओमारशीट घोटाला करेगा, छेड़छाड़ करेगा, अपने लोगों को नौकरी लगाएगा, लेकिन 2018 की भर्तियों के बाद वो ईमानदार हो जाएगा। ठीक वैसा ही ईमानदार होगा जैसे रीट 2021 में लेवल 1 का पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से चोर ने नहीं चुराया, लेवल 2 का चुराया। उस समय बीजेपी पार्टी ने काफी कहा कि चोर कितना ईमानदार, लेकिन वही चोर जब आरपीएससी के एसआई भर्ती में मामला उठता है और हाईकोर्ट में दलील दी जाती है, तब राजस्थान सरकार, वर्तमान बीजेपी सरकार की तरफ से एजी दलील देते हैं कि रामूराम रायका ने पेपर अपने बेटे को ही पढ़ाया। बाबूलाल कटारा ने पेपर इसलिए निकाला कि वो अपने भतीजे और रामूराम रायका के बेटे बेटी को पास कराना, बाकी किसी को नहीं दिया। कितना ईमानदार चोर था बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका, उतना ही ईमानदार इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में संदीप, संजय माथुर और प्रोग्रामर गंगवाल दोनों इतने ईमानदार थे जितने एसआई भर्ती वाले में आरपीएससी के और रीट 2021 मामले में स्ट्रॉन्ग रूम से लेवल 1 का पेपर नहीं चुराता है, लेवल 2 का चुराता है। कितनी ईमानदारी, आजकल चोर भी ईमानदार होने लग गए। कैसे, कई सवाल, महत्वपूर्ण सवाल हैं। कैसे, मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से कुछ सवाल हैं। हम विश्वास कैसे करें कि आधार पर माने कि जो वर्तमान जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो तकनीकी के जो ये हेड थे, संजय माथुर और जो गंगवाल जो प्रोग्रामर हैं, और जो अभी भी बना हुआ है ये संजय माथुर, कैसे किस आधार पर माने कि 2018 की भर्तियों के बाद, उन 3-4 भर्तियों के बाद इन्होंने कोई घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं किया और अपने लोगों को नौकरी नहीं लगाया और ओमारशीट के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। हम किस आधार पर माने ये? क्या संजय माथुर और जो गंगवाल जो प्रोग्रामर, इन दोनों को महात्मा बुद्ध की तरह बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई? क्या गंगा में हरिद्वार जाकर नहाकर आगे पाप धोकर के आगे से पाप नहीं करेंगे? किस आधार पर माने कि आगे की भर्तियों में इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? इस बात को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साफ करें। क्या इनको उन जिम्मेदारियों से दूर हटा दिया गया? रिजल्ट बनाने, ओमारशीट स्कैन होने, भर्ती की तमाम प्रोसेस से इनको दूर हटा दिया गया, जिससे ये उस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सके किसी भी तरीके? पता नहीं, ये बात तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ही बताएंगे। लेकिन किस आधार पर माने, सबसे बड़ा सवाल है।
चोरों ने दूसरा कोई तरीका निकाल लिया होगा। हो सकता है कि वो मार्कशीट को जो फोटोशॉप में एडिट का जो ये तमाम एसओजी ने बताया है, ये ना करके कोई दूसरा तरीका निकाल लिया होगा। यदि इनके पास जिम्मेदारी रही है रिजल्ट बनाने, स्कैनिंग करने, एग्जाम के तमाम प्रोसेस में यदि इनका रोल रहा है, तो कोई दूसरा तरीका निकाला होगा चोर ने। कैसे माने? ये हो सकता है कि जब से एसओजी ने एफआईआर दर्ज करी है उसके बाद से तो इन चोरों को पता लग गया कि नंबर आएगा अपना, उसके बाद हो सकता है ये दूरी बना ली हो। लेकिन 2019 से लेकर के 2024-25 तक की भर्तियों में इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया संजय माथुर और प्रोग्रामर ने, कि इस आधार पर कैसे मान ले कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये चोर से ईमानदार हो गए, कहने से नहीं चलेगा। लेकिन काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जो एसओजी ने जो ये पर्दाफाश किया है, ये 2018 के अंदर विज्ञप्तियां जारी हुई थी और 2019 में कुछ की एग्जाम हुई, कुछ की 2018-19 में एग्जाम हुई, और उस समय बीजेपी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई थी। और ये उस समय हुआ था जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी, और उस समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीएल जाटावत थे। लेकिन इसका पर्दाफाश कैसे होता है, कौन करता है, वो मैं थोड़ा 1 मिनट में आपको बता देता हूं। 2018 में विज्ञप्तियां जारी होती हैं और एग्जाम प्रोसेस चलता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की भर्ती थी और उस भर्ती की जिम्मेदारी रिजल्ट को लेकर के राघव लिमिटेड कंपनी को दी हुई थी। तब यूपी की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स उस भर्ती की जांच करती है, तब उसको यह पता लगता है कि ये तो कंपनी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में भी भ्रष्टाचार कर रहा है। उसको कुछ व्हाट्सएप चैटिंग और डॉक्यूमेंट मिलते हैं। जैसे ही मिलते हैं, यूपी की एसटीएफ एफआईआर अपने उस भर्ती को दर्ज करती है, उसमें सारा उल्लेख है। उसकी जानकारी उस समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दी जाती है। उस समय बीएल जाटावत थे। मीडिया में काफी बड़े अक्षरों में उस समय खबर छपी थी कि यूपी के एसटीएफ ने पकड़ा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों का घोटाला, और ये ओमार शीट को लेकर खबर छपती है। दबाव बनता है उस समय। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष बीएल जाटावत एक कमेटी गठित करते हैं। उस कमेटी के अंदर ये रिपोर्ट सामने आ जाती है कि कुछ लोगों को इस प्रकार से किया गया, लेकिन रफा दफा करके उन लोगों को बाहर करके और उसको कैसे मामले को दबा करके और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर देते हैं और मामला क्लोज हो जाता है। उस दौरान काफी बड़े अक्षरों में अखबारों में छपी थी। लेकिन जो तमाम बेरोजगार नेता उस समय आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, रिजल्ट दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ग्राहक सूचना केंद्र बनकर काम कर रहे थे। अभी भी जो बेरोजगार नेता संगठन है वही काम कर रहे हैं जो उस समय काम कर रहे थे। नाम बदल गया, कुछ नेता नए आ गए, कुछ पुराने नेता वही हैं जो उस समय जो काम कर रहे थे, उधर से इधर हो गए, जगह बदल गई, कार्यालय बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन वही हैं अधिकतर तो उसके अंदर जो पुराने वाले में थे। और उस समय काफी बड़े अक्षरों में अखबार में छपी थी। मैंने 2020 के अंदर यह ट्वीट किया था, आपके स्क्रीन पर उस रिपोर्ट को लेकर के। उसके बाद मैंने कई दफा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को ट्वीट किया था कि आपके बोर्ड के टेक्निकल प्रोग्रामर और तमाम लोग, टेक्निकल लोग इसमें शामिल है, कई। और मैंने कई बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से निवेदन किया कि गंदगी को साफ करो, बोर्ड में पुराने जो सालों से जमा हुआ स्टाफ, एमटीएस से लेकर के जो यूडीसी, एलडीसी, सेक्रेटरी सब नया लगाओ। मैंने कई बार कहा था कि ऊपर का अध्यक्ष नया बैठाने से सरकार से निवेदन किया था। सिस्टम नहीं सुधरता है, आरपीएससी में भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ। जो ये कई बेरोजगार नेताओं का मैं सच बताता हूं, ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, दब गया। उसके बाद सच बेधड़क टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर कुणाल भटनागर को एक जानकारी मिलती है। वो बाद में यूपी एसटीएफ की जो एफआईआर है वो निकाल कर लेकर आते हैं। उस एफआईआर को सच बेधड़क टीवी न्यूज चैनल और ट्विटर पर चलाया जाता है और तब मुद्दा हाईलाइट होता है। उसके बाद एसओजी एफआईआर दर्ज करती है। कोई बेरोजगार नेता का इसमें योगदान नहीं है एफआईआर दर्ज करने में, मात्र सच बेधड़क टीवी न्यूज चैनल के
रिपोर्टर कुणाल भटनागर जी की देन है कि उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। यूपी एसटीएफ की जो एफआईआर है वो निकाल के लेकर के आए थे और सबसे पहले उन्होंने चलाई और उसको पूरा मुद्दे को उठाया। कोई योगदान नहीं है बेरोजगार नेताओं का, वो आज तक बोले नहीं। मैं तो वो जब रिपोर्ट आई, एफआईआर सामने आई, मैं बहुत पहले बोल चुका, वीडियो बना चुका। जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए उन लोगों को मालूम भी होगा मैंने कितनी बार वीडियो में बोला है और पूरा बताया है। वो जो उसके बाद एसओजी एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, अन्यथा तो मामला दबा हुआ था। उसके बाद ये मामला हाईलाइट होता है, पीछे उन्होंने इंटरव्यू भी लिया और तमाम चीजें, उसके बाद ये चीजें सर्कुलेट होती है। अब रिपोर्ट और रिकॉर्ड और जो ओमार शीट या ओरिजिनल रिकॉर्ड जो नष्ट करने की बात आती है वो मैं बता देता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का जो ओमार शीट है वो लगभग 3 साल बाद नष्ट कर देता है। 2018 वाली 2020-21 के अंदर नष्ट कर दी थी और बाकायदा एक अखबार के अंदर निकाला था। तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, संस्था हो, कुछ सालों बाद ओमार शीट हो उस एग्जाम के, उस रिकॉर्ड को नष्ट करते हैं, क्योंकि नहीं तो भंडारा लग जाएगा। इतनी एग्जाम, इतनी ओमार शीट इतने छात्रों का नहीं होता है, तो वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन जो चोर है वो तो उसको पहले भी करवाएगा। अब ये पुरानी भर्तियों का तो था, ये इस प्रकार से हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले में जो अध्यक्ष साहब हैं, कई बार उन्होंने ये बात कही कि मैं पूरा एसओजी को सहयोग कर रहा हूं। एसओजी को जितना इनके पास था सब कुछ मटेरियल उनको दिया, कोई आनाकानी नहीं करी। अब जो नष्ट पहले कर दिया गया, जो हो गया उसका तो वो क्या करे, लेकिन वो को एक नियम के मुताबिक वो होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कब हुआ, क्या हुआ, ये तो जांच का विषय और वो बताएंगे कैसे क्यों हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये पूरा प्रोसेस सामने आया तब से उन लोगों की जिम्मेदारी और क्या है। जब ये रिपोर्ट सामने आई, मैंने वीडियो बनाया, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की हाई कट ऑफ गई, तब भी मैंने कई चीजें बोली थी। और मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूं कि ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाए। इस पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने ट्वीट भी किया। मैंने साफ कहा कि हर कोई एक्सेस कर सके, ये नहीं कि रोल नंबर, डीओबी, ओटीपी सिस्टम लगा दिया कोई देख ले, उसका बाद में क्या पारदर्शिता है। चोर अपनी मार्कशीट क्यों दूसरे को दिखाएगा, ओएमआर शीट दिखाएगा, कैसे पकड़ा जाए। मैंने पीछे वीडियो बनाया, मैंने कहा कि जब ओएमआर शीट का घोटाला होता है बोर्ड के अंदर, इस प्रकार का कंप्यूटर मार्क्स में एडिटिंग में होता है, छात्र इसका सबूत नहीं जुटा सकते, और जो उन भर्तियों में नहीं जुटा पाए, लेब असिस्टेंट, आपकी सुपरवाइजर, तमाम भर्तियों के अंदर नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, जो ये बेरोजगार नेता जो एपिसोड ला रहे हैं, ये कुछ भी नहीं नया नहीं ला रहे हैं। कई बेरोजगार नेता जब से ये मामला आया काफी हाई तौबा कर रहे हैं, उछल रहे हैं। जब आरपीएससी वाला मामला होता है तब मौन क्यों हो जाते हैं? जीभ माउली ले जाती है, जीभ कट जाती है क्या? ये हाई तौबा क्यों कर रहे हैं इतना? क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष आलोक राज जी ने कई दुकानों पर ताला लगा दिया। जो ये सूचना केंद्र, ग्राहक सूचना केंद्र बनकर के सूचना के रूप में जनता को हलवा देकर के जो अपना धंधा चलाते थे, दुकानें चलाते थे, वो बंद कर दिया डायरेक्ट ट्विटर पर। कई संगठन, कई नेताओं ने उनकी ट्विटर आईडी का विरोध भी किया था, लेकिन जनता उनके साथ थी और ये चला, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी, वो कुछ कर नहीं पाए। वो इसलिए कि ये अध्यक्ष साहब चले जाएं तो अपनी दुकान फिर से शुरू हो जाए उसी सूचना के नाम पर, नहीं तो दुकान बंद होएगी। ये तब कर रहे हैं। नहीं, आरपीएससी वाले पर मौन क्यों? इससे बड़ा घोटाला आरपीएससी के अंदर है। ईडी की चार्जशीट पढ़ लीजिए, किस प्रकार से डाइनिंग टेबल पर नाम शेयर करते थे इंटरव्यू का, एक शब्द नहीं बोलते। बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का तमाम भर्तियों में किस प्रकार से बेचते थे। अरे ये तो ओएमआर शीट है, वो तो पेपर लेकर निकाल लेकर चले जाते थे। तब मौन। हो सकता है किस्त ना पहुंची होगी, किस्त के लिए कर रहे होंगे हाई तौबा, पता नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि काफी नेता तो वही है, नए संगठन, पुराने संगठन इधर उधर ट्रांसफर हुआ है। जब ये मामला अखबार में उठा था तब इतने साल चुप क्यों थे, क्यों नहीं बोले? जो ये अपना एपिसोड जारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये जो यूपी एसटीएफ की एफआईआर जो कुणाल भटनागर जी जो लेकर आए थे, उसी को पढ़कर उसी में से मसाला निकाल कर बता रहे, जो मैं 12 महीने पहले आपको बता चुका और पोस्ट करके वो पूरी एफआईआर
दिखा चुका। जो वो आज कर रहे हैं, एसओजी के एफआईआर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उसी मसाले को पढ़ रहे हैं, कोई नया कुछ भी नहीं है उनके पास। आज कर रहे हैं जब पूरी जनता के सामने नंगा हो गए, नहीं तो पूरे चुप बैठे हुए थे, एपिसोड गायब था। हम हजारों बार बोल चुके, आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा 21 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, मैंने पूरी चीजें 12 महीने पहले ही और 2020 के मैंने ये ट्वीट कर दिया था। लेकिन काफी गंभीर सवाल है, ये क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है, कुछ नहीं। क्रेडिट तो उनको धन्यवाद कहो कुणाल भटनागर जी को, रिपोर्टर साहब को, जो काफी उन्होंने बहुत मेहनत करी और काफी अपनी जिंदगी को रिस्क पर लगा करके इस मामले को वो उठा रहे हैं। यूपी एसटीएफ की एफआईआर और एसओजी की एफआईआर को पढ़ करके हाय तौबा एपिसोड जारी कर रहे हैं। एसआई भर्ती वाले पर एपिसोड जारी नहीं होता, आरपीएससी के बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका पर एपिसोड जारी नहीं होता, ईडी की चार्जशीट पर एपिसोड जारी नहीं होता, आरपीसीओ वाले पर मामले पर पूरे पर चुप रहते हैं, चाहे उसमें ईओ आरओ, चाहे उधर से सेकंड ग्रेड एसआई भर्ती, तमाम किस प्रकार से पूरी हैरानी की बात है। लेकिन इस पर हाय तौबा कर रहे हैं। जब अखबार में आया था तब रिजल्ट जारी करो, ज्वाइनिंग करो, ज्वाइनिंग करो, पीछे वही नेता घूमते थे, आगे नेताजी, पीछे शिष्य। वो आज उसी नया नाम लेकर के उसके अंदर वो शिष्य बने हुए, नेताजी बने हुए। काफी अखबारों में उस समय छपी थी। मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से मैं एक सवाल, एक मेरा निवेदन है। मैंने आरटीआई लगाई और इस जो बोर्ड ने जो कमेटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट मांगी थी, मुझे नहीं दी। मैं बाद में सूचना आयोग में सेकंड अपील में नहीं गया। उसका कारण है कि एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर दी तो एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो गया। जांच प्रक्रिया के दौरान कोई भी उससे संबंधित दस्तावेज नहीं दिए जा सकते क्योंकि जांच प्रभावित होती है, जांच कंप्लीट होने के बाद मिल सकती है। उस रिपोर्ट को एसओजी ने अपने अंडर में ले लिया तो बाद में मैंने कानूनी दांव पेच ये अड़चने आती है, मैंने जो पता था नहीं मिलेगी तो मैंने सेकंड अपील नहीं की। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आलोक राज जी, ये आपके स्क्रीन पर रहा, आपने मना किया, ये बोर्ड की कमेटी की रिपोर्ट आप सार्वजनिक करते हो, पता तो लगे कि उस समय के अध्यक्ष और तमाम सदस्य क्या कर रहे थे, क्या रिपोर्ट में किस प्रकार से लिपा पोती की गई थी, मामले को दबाया गया था। आप पूर्व के लोगों को क्यों बचाने में लगे हुए हैं? आप पूर्व के लोगों को तो खुलासा कीजिए, वो रिपोर्ट आपके सार्वजनिक करनी चाहिए। धन्य कहो यूपी एसटीएफ को, नहीं तो कुछ सामने ही नहीं आता। यूपी एसटीएफ यदि उस समय मामले की जांच करती, उस समय आया, सामने नहीं आता। लेकिन उससे सामने आया, अखबारों में छपा, तब बेरोजगार नेता क्या कर रहे थे जो आज इधर से उधर है? ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो, धरना प्रदर्शन, भर्ती पूरी करो, जल्दी करो। उस समय भी काफी लोग उसको लेकर के आवाज उठी थी, क्योंकि मैं 2018-19 के अंदर ट्विटर आईडी बनाई थी, लेकिन नहीं था उस पर इतना इन्वॉल्वमेंट। 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद पोस्ट करने और बहुत सारे अपडेट, लेकिन जब से आया तब से लगातार उठा रहे हैं। और 2020 के अंदर मैंने ट्वीट किया है, लेकिन वो क्या कर रहे थे? अब सवाल यही है कि हम कैसे मान लें कि 2019 की भर्तियों के बाद अभी तक की भर्तियों में इन चोरों ने गड़बड़ी नहीं की। संजय माथुर और तमाम लोगों ने जो टेक्निकल, ये लोग क्या हटा दिए गए उन जिम्मेदारियों से? पता नहीं कैसे मान ले, क्या चोर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो ईमानदार हो गए, पहले चोर और उसके बाद ईमानदार हो गए? एसओजी नया कुछ नहीं लेकर आई है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत उनको मिला क्योंकि लगभग एविडेंस मिटा दिए। जैसे मैं कह रहा था, एसआई भर्ती के अंदर 2020-21 की भर्ती और बाकायदा ये एसओजी की रिपोर्ट, और उसमें आया कि इतने साल बाद जांच होती है तो एविडेंस मिटा देता है और चोर रातों रात मिटा देता है। ये 2019 की भर्तियां 2025 में एफआईआर दर्ज करता है एसओजी और यूपी दर्ज करके छोड़ देती है, बोर्ड कमेटी बना करके और दबा करके छोड़ देती है। तो एविडेंस तो, मूल रिकॉर्ड और तमाम चीजें तो उसमें नष्ट हो ही गई। एसओजी जो बोर्ड की जो रिपोर्टें और कुछ और अनुसंधान करके, ये बोर्ड की जो रिपोर्ट है उस समय बीएल जाटावत ने बनाई, उसके अंदर ही कई नाम थे
ये 20-30 लोगों का कि इसका इस प्रकार से उनको बाहर किया, बाद में ये किया वो किया, दबा दबो करके रिजल्ट जारी कर दिया कि ये हमने छंटनी कर लिए, जो जो पकड़ में आ गए। और लेकिन सबसे बड़ी गलती है कि उस समय के बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव कौन थे, सदस्य कौन थे जो इसको राजस्थान के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने अंदर ही अंदर दबा दिया। लेकिन एसओजी लगभग उसी को लेकर आई, नया कुछ नहीं लेकर। लेकिन क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2019 के बाद की तमाम भर्तियां, 4th ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक, जेईएन, तमाम भर्तियों की क्या जांच, अध्यापक भर्ती तमाम की जांच क्या एसओजी इस अनुसंधान से जोड़कर जांच करेगी, या मान लेगी कि ये चोर इतने ईमानदार थे कि 2019 की भर्तियों के बाद इन्होंने जांच नहीं करी? क्योंकि उनसे पूछताछ में चीजें सामने आएंगी और ये चीज खंगालनी होगी एसओजी को कि इन चोरों ने बाद में क्या गड़बड़ी की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन चोरों को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई थी, ये तमाम चीजें जांच का हिस्सा। और ये समय आने पर, खुलासा होने पर ही पता लगेगा। अब एसओजी क्या करती है क्या नहीं करती है वो समय आने पर ही पता लगेगा, पहले तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो एसओजी ने जो जांच करी, तमाम रिपोर्टें और तमाम चीजें, दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप कैसे दी गई, बाड़ी खेत को कैसे खाए, जब ये पूरा मामला बीएल जाटावत और यूपी एसटीएफ ने सौंपा और बीएल जाटावत ने जांच करी, तो एक कमेटी बनाई, उसके अंदर संजय माथुर को सदस्य बना दिया। तो दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी गई। संजय माथुर बताएगा कि भाई ये इसमें मैं ही हूं, मैं ही चोरी की थी और मैंने इतना लाखों का। कैसे वो, उस कमेटी का क्या मतलब रहा? सेम आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 में जब वो एफआईआर दर्ज हुई, मामला सामने आया, उसकी जांच के लिए उस कमेटी के अंदर सदस्य बाबूलाल कटारा को बनाया गया। उस पर बेरोजगार नेता चुप है। उस दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपी गई, उस पर चुप है बेरोजगार नेता। सेम प्रोसीजर, सेम जो घटनाक्रम है वो आरपीएससी वाले में हुआ है उस जांच कमेटी के अंदर। लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, इस पर बोलेंगे, क्योंकि यहां दुकानें बंद कर दी। ये जो तमाम जो कांड है, ये जो घटनाक्रम है, ये पुरानी भर्तियों का। लेकिन नई भर्तियों पर हम भरोसा कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल। उन चोरों की ड्यूटी क्या थी, क्या प्रोसेस, क्या उनको हटाया गया? हो सकता है चोर ने कोई दूसरा तरीका निकाला हो, और भी चोर बन गए होंगे जो उस समय नहीं थे कि यार संजय माथुर ने तो इतना करोड़ रुपए कमा लिया, अपन बैठे क्या कर रहे हैं ईमानदारी का। तमाम जानकारियां तमाम कर्मचारियों की उस समय रहे, बाद में रहे, सबके मोबाइल जब्त करके जांच होनी चाहिए। क्योंकि खेल बाद में अंदर शुरू होता है तो बाद में सारे ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष क्या कहते हैं और क्या वो सफाई देते हैं और क्या क्या जिम्मेदारी, वो जांच का हिस्सा क्या सामने आता है। भविष्य के गर्त का मामला है। लेकिन जिस प्रकार से कट ऑफ हाई जा रही है, सबके रोंगटे खड़े हो रहे हैं।